हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है विराट सक्सेना और हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने विदेशी यात्रियों का विवरण समाप्त कर लिया था, पढ़ चुके थे। तो जो हम लोग का आज का टॉपिक था वो हमारा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य था। ठीक है, जिसको हम लोगों ने प्राचीन भारत को 4 भागों में बांटा गया था। हम लोगों ने पहले वीडियो में, है ना, लूसेंट के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने भारत के इतिहास को, है ना, 3 भागों में बांटा था। वो 3 भाग कौन कौन से थे? पहला था हमारा, कौन सा था? पहला था हमारा प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, दूसरा हमारा मध्यकालीन इतिहास था, तीसरा हमारा आधुनिक भारत था। तो प्राचीन भारत के इतिहास को हम लोगों ने 4 भागों में बांटा था। उन 4 भागों में हम लोगों ने 3 भाग पढ़ चुके हैं और जो आज का हमारा भाग है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, वो हमारा चौथा का भाग है। तो आज के बाद अगली वीडियो में हम लोग भारत का इतिहास पढ़ चुके होंगे, है ना। चलिए, तो हम लोग आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हम लोगों का पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो साक्ष्य भी या फिर स्रोत मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, है ना। इसके इस टॉपिक में हम लोगों ने जो अभिलेख थे हमारे, है ना, उसके बारे में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक में। तो हम लोग आगे बढ़ने से पहले पीछे के कुछ रिवीजन कर लेते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग पीछे का रिवीजन करते हैं। तो हम लोग अगले वीडियो में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3 भागों बांटा था। पहला कौन सा था? पहला था हमारा यूनानी रोमन लेखक। ठीक है, दूसरा हमारा चीनी लेखक था और तीसरा हमारा अरबी लेखक था। 3 भागों में हम लोगों ने बांटा था पिछले वीडियो में। किसको? विदेशी यात्रियों को विवरण में। ठीक है, तो उसमें से हमारे मैगस्थनीज आए थे यूनानी रोमन लेखक में। ठीक है, यूनानी रोमन लेखक में हमारे मैगस्थनीज थे, डायमेकस थे, ठीक है, गर्योनिसियस थे, टालमी थे, प्लिनी थे, है ना। ये 5 हमारे यूनानी रोमन लेखक में पढ़े थे हम लोग। फिर चीनी लेखक में थे फाहियान, संयुगन, हेनसान, इत्सिंग। ये 4 हमारे चीनी लेखक में आते हैं। और जो तीसरा हमारा था अरबी लेखक, उसमें हम लोग अलबरूनी, ठीक है, अलबरूनी और हम लोग इब्न बतूता को पढ़े थे। बाकी तो हमारे एक और लेखक थे जिनको हम लोग अन्य लेखक के नाम से पढ़े थे। तो एक हमारे तारानाथ थे जिन्होंने कंग्यूर तंग्यूर की रचना की थी, है ना। और एक मार्को पोलो थे जो 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आए थे। ठीक है, और कुछ मेन टॉपिक यहाँ पे दिया है कि मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी थी। तो मेगास्थनीज की जो है प्रमुख पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक हमारी इंडिका थी। ठीक है, हाँ। और टालमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था और प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, और फाहियान की एक रचना थी फोकिवी की। ठीक है, और इसी तरह हेनशान की भी एक पुस्तक थी, वो कौन थी? सी यू की। ठीक है, फिर अरबी लेखक में हमारे महमूद गजनवी सत कौन आया था? अलबरूनी आए थे जिन्होंने 3 रचना की थी, है ना। तो 3 रचनाओं में से तीनों कीर्ति कौन सी? किताब उल हिंद है, तहकीके हिंद है और कौन सी है? भारत की खोज। ठीक है, फिर इब्न बतूता हैं जिनकी एक कृति है रहड़ा, है ना, यानी यात्रा वृतांत। ठीक है, तो चलिए, ये हम लोग का पिछला का रिवीजन हो चुका है और आज का हमारा टॉपिक है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य या फिर स्रोत है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है, तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य का जनक किसे माना जाता है ना। तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य का जनक हमारे किसको माना जाता है? हमारे मानते हैं अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को हमारे भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक माना जाता है। ठीक है, ये कनिंघम है आपका, कनिंघम। ठीक है, कनिंघम। ठीक है, तो ये हमारे भारतीय पुरातत्व शास्त्र के जनक हैं, है ना। किसके जनक हैं? ये भारतीय, है ना, भारतीय
भारतीय पुरातत्व शास्त्र के जनक है कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक है हमारा कि 1400 ईस्वी पूर्व में एक अभिलेख मिला। जैसे हमने आपको पहले बताया था ना कि इसमें हम लोग अभिलेख के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो इसमें हम लोग 1400 ईस्वी पूर्व में एक अभिलेख बोगाज कोई मिला था, जिससे वैदिक देवता मित्र, तरुण, इंद्र और नासत के नाम मिलते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ कह रहा है कि यहाँ कह रहा है कि एक 1400 ईस्वी पूर्व में, है ना, 1400 ईस्वी पूर्व में एक अभिलेख मिला था, है ना, एक अभिलेख मिला था। कौन सा था? वो था हमारा कौन सा? बोगाज कोई, है ना, बोगाज कोई। ठीक है, 1400 ईस्वी पूर्व में एक अभिलेख मिला था, वो अभिलेख हमारा बोगाज कोई था, जिससे हमें, है ना, इससे हमें जो है वैदिक देवता, है ना, वैदिक देवता कौन कौन से वैदिक देवता, ठीक है, कौन कौन से हैं हमारे? हैं वो मित्र, वरुण, इंद्र, है ना, मित्र, वरुण, इंद्र, है ना, मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, है ना, नासत्य। ये उस समय देवता हुआ करते थे, है ना, जिस समय ये अभिलेख 1400 ईस्वी पूर्व, यानी 1400 ईस्वी पूर्व में हमारे ये देवता हुआ करते थे, मित्र, वरुण, इंद्र, है ना, इंद्र तो अभी भी है ना, उस समय भी नाम बदले थे, नासत थे देवता, है ना, तो इनके नाम उस अभिलेख में मिलते थे। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। फिर 1400 ईस्वी पूर्व में एक अभिलेख मिला था, उस अभिलेख का नाम बोगाज कोई था, जिससे मित्र, वरुण, इंद्र, नासद जैसे देवताओं का उसमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। तो अगला यहाँ पे है, अगला है कि मध्य भारत में भगवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गरुण स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। तो यानी मध्य भारत में, है ना, मध्य भारत में, यानी मध्य भारत मतलब मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में भगवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलिडोरस, है ना, यानी जो यवन राजदूत, ठीक है, यवन राजदूत, यवन राजदूत हमारे कौन से? यवन राजदूत हमारे हेलिडोरस, हेलिडोरस, ठीक है, हेलियोडोरस, हेलियोडोरस, हेलियोडोरस ने वेशनगर विदिशा गरुण स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। तो जो हमारे ये यवन राजदूत हेलियोडोरस थे, इन्होंने भगवत धर्म विकसित किया था, है ना, इन्होंने भगवत धर्म विकसित किया था। ठीक है, इन्होंने भगवत धर्म विकसित होने का प्रमाण इनको मिलता है। और ये वेशनगर, ठीक है, यानी पुराने जमाने में उस समय जो है विदिशा नाम हुआ करता था, वेशनगर, तो वेशनगर हमारे मध्य प्रदेश पड़ता है। ठीक है, ये गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। यानी भगवत धर्म को विकसित करने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस को दिया जाता है। और ये हमारा किस स्तंभ लेख से प्राप्त होता है? ये हमारा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। ठीक है, गरुड़ स्तंभ लेख। ठीक है, कंप्लीट हो गया। वेशनगर विदिशा, ठीक है, वेशनगर विदिशा, वेशनगर विदिशा, ये पुराना नाम था उस समय का, है ना। ये हमारा जो पड़ता है, ये हमारा पड़ता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ फिर से पढ़ लेते हैं एक बार कि यवन राजदूत हेलियोडोरस जो थे, उन्होंने भगवत धर्म विकसित किया था। ठीक है, किसके आधार पर किया था? गरुड़ स्तंभ लेख के आधार पर किया गया था। और गरुड़ स्तंभ लेख हमारा वेशनगर यानी विदिशा, वेशनगर जो हमारा मध्य प्रदेश में मिलता है।
है ना, विजयनगर मध्य प्रदेश में इस समय है। ठीक है, चलिए ये हुआ, नोट कर लीजिए आप। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, है ना, और हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कि इसको शेयर करिए, है ना, ताकि और सब लोग इस चैनल पे आके पढ़ सकें। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है पेपर में, है ना, कि भारतवर्ष का जिक्र, है ना, भारतवर्ष, तो भारतवर्ष का जिक्र जो है किस अभिलेख में मिलता है, तो भारतवर्ष का जिक्र जो है वो किस अभिलेख में है, वो हमारा हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में हमें मिलता है। ठीक है, अगला है कि सर्वप्रथम दुर्भिक्षा की जानकारी सौगौरव अभिलेख से प्राप्त होती है और इसी से संकट काल के समय खाद्यान्न सुरक्षित करने का उल्लेख है। तो दुर्भिक्षा, है ना, किसकी जानकारी, दुर्भिक्षा, दुर्भिक्षा, इसकी जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है, और इस अभिलेख में, है ना, इसकी जानकारी हमें सहगौरा अभिलेख, ठीक है, इसकी जानकारी हमें सहगौरा अभिलेख से प्राप्त होती है। और इसी लेख में, है ना, इसी अभिलेख में हमें संकट काल के समय खाद्यान्न सुरक्षित करने का उल्लेख भी मिलता है इस अभिलेख में, किसमें, सहगौरा अभिलेख में। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पे कि सर्वप्रथम भारत में होने वाले हुर आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। तो हुर आक्रमण जो है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी, है ना, मगध का जब हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम भारत में होने वाले हुर आक्रमण की जानकारी, तो यहाँ से हम लोग हुर आक्रमण देख लेते हैं, है ना, हुर आक्रमण, हुर आक्रमण, इसकी जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है, इसकी जानकारी हमें मिलती है किस अभिलेख से, हमें मिलती है यहाँ पे भीतरी स्तंभ लेख से, है ना, हुर आक्रमण की जानकारी हमें मिलती है भीतरी स्तंभ लेख से, भीतरी स्तंभ लेख से हमें किसकी मिलती है, हुर आक्रमण की जानकारी। ठीक है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछा जाता है कि भारतवर्ष का जिक्र किसमें मिलता है, दुर्भिक्षा की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है, हुर आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है। तो ये सब आप नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, अगला यहाँ पे कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। तो यहाँ से फिर क्या बनता है कि सती प्रथा, ठीक है, सती प्रथा, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य, ठीक है, पहला लिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य, ठीक है, तो इसका पहला लिखित साक्ष्य हमें किस अभिलेख से मिलता है, इसका हमें मिलता है एरन अभिलेख। ठीक है, एरन अभिलेख से हमें मिलता है, एरन अभिलेख। ठीक है, तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य हमें किस अभिलेख से मिलता है, एरन अभिलेख से मिलता है। ठीक है, अगला है कि रेशम बुनकरों की जानकारी मंदसौर अभिलेख, दशपुर अभिलेख से प्राप्त होती है। तो रेशम बुनकरों की जानकारी हमें किस अभिलेख से प्राप्त होती है, तो रेशम बुनकरों, है ना, तो रेशम बुनकरों, है ना, तो रेशम बुनकरों की जानकारी हमें दो अभिलेख से प्राप्त होती है। पहला हमारा होता है मंदसौर अभिलेख, ठीक है, पहला है हमारा मंदसौर अभिलेख। ठीक है, मंदसौर को हम लोग और किसी नाम जानते हैं, वो हम लोग मानते हैं दशपुर। ठीक है, मंदसौर या फिर दशपुर अभिलेख। ठीक है, ये दोनों हैं, आप कोई भी बोल सकते हैं, इसको मंदसौर बोल सकते हैं, दशपुर अभिलेख बोल सकते हैं, कोई भी नाम ले सकते हैं, कोई गलत नहीं है। तो रेशम बुनकरों की जानकारी हमें मंदसौर दशपुर अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं पांचों का। तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र संबंधित साक्ष्य का जनक किसे माना जाता है,
किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। ठीक है, उसी तरह भारतवर्ष की जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। दुर्भिक्षा की जानकारी सौगोरा अभिलेख से प्राप्त होती है। हूण आक्रमण, भारत में सबसे पहले हूण आक्रमण की जानकारी हमें भीतरी स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होती है। और सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य हमें एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। उसी तरह रेशम बुनकरों की जानकारी हमें मंदसौर या फिर दशपुर अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आ रहा है तो आप चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, है ना, शेयर करिए। और कोई दिक्कत की बात है तो हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं फॉलो करके। विराट सेक्शन 51 की आईडी है हमारी, है ना। और बाकी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको डेली न्यूज़पेपर, करंट अफेयर, ज्योग्राफी का पीडीएफ, अन्य कोई पुलिस कांस्टेबल दिल्ली की, है ना, अलग अलग पीडीएफ मिलते हैं आपको। ठीक है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में सब दिया है। ठीक है, चलिए अगला हमारा दिया है कि कश्मीरी नौ पाषाणी पुरा स्थल बुर्ज होम से गर्तावास का साक्ष्य मिला है। तो कश्मीरी नौ पाषाणी पुरा स्थल, ठीक है, तो कश्मीरी नौ पाषाणी, ठीक है, हमारा कश्मीरी नौ साड़िक, है ना, कश्मीरी नौ पाषाणिक, आप लोग लूसन की बुक सामने रख लीजिए। कश्मीरी नौ पाषाणिक पुरा स्थल, है ना, पुरा स्थल, इसकी जानकारी हमें कहाँ से कहाँ तक मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें मिलती है बुर्ज होम से गर्तावास, है ना। तो भारतीय नौ पाषाणिक पुरा स्थल बुर्ज होम से, है ना, बुर्ज होम से गर्तावास, ठीक है, बुर्ज होम से गर्तावास का साक्ष्य मिला है ना, इसका साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो कश्मीरी नौ पाषाणी पुरा स्थल जो है बुर्ज होम से गर्तावास का साक्ष्य मिला है। ठीक है, चलिए अब आता है कि प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहते हैं। आप नोट करिए इसको कि जो प्राचीन सिक्के हुए थे उनको हम लोग आहत सिक्के कहते हैं। और इन्हीं को साहित्य में कापार्षण कहा जाता है। यानी जो प्राचीन सिक्के थे उनको आहत, है ना, आहत सिक्के भी कहते हैं। और इसी को, है ना, इसी को साहित्य में कापार्षण कहा जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। अगला है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस शासकों ने किया था? तो हमारे विजयवन ये शासक थे, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो सिक्कों पे लेख, सिक्कों पे लेख किस शासक द्वारा किया गया था पहला? तो ये हमारे यवन शासक थे, है ना। आप इसको समझ लीजिए अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारा। ठीक है, कई बार पूछा गया है ये भी क्वेश्चन हमारा। तो सिक्कों पर सर्वप्रथम लेख लिखने का कार्य जो हमारे यवन शासक द्वारा किया गया था। ठीक है, फिर आती है समुद्र गुप्त की वीणा बजाते मुद्रा वाले सिक्के से उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। तो यहाँ से एक लाइन आती है कि समुद्रगुप्त जो थे हमारे, है ना। चलिए, समुद्रगुप्त का नाम आया तो आप बताइए हमें कि समुद्रगुप्त सेकंड के राज दरबार में कौन आया था, कौन लेखक आए थे, है ना। समुद्रगुप्त सेकंड के राज दरबार में कौन आया था? तो हमारे फाहियान आए थे, है ना। फाहियान हमारे समुद्रगुप्त सेकंड के राज दरबार में आए थे। ठीक है, चलिए अगला है कि समुद्रगुप्त की वीणा बजाते ही मुद्रा, एक मुद्रा थी जिसपे लेख लिखा था यवन शासकों ने, लेकिन उस पर चित्र बना था कैसा? समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए, है ना। जिस तरह भी आप लोग सरस्वती जी को देखते हैं ना वीणा लेते हुए, उसी तरह उस सिक्के पे समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई एक वहाँ पे आकृति थी। तो इससे हमें, हम लोगों को ये प्रमाण मिलता है कि वो संगीत प्रेमी थे, है ना, कि वो संगीत प्रेमी थे। इससे हम लोग को प्रमाण मिलता है। ठीक है, फिर एक आता है कि अरकमेडु पांडुचेरी से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। देखिए यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि रोमन सिक्के हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, है ना। रोमन सिक्के हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो रोमन सिक्के हमें जो है कहाँ से? अरकमेडु, है ना,
अरिक मेडु यानी पांडुचेरी। ठीक है, अरिक मेडु यानी पांडुचेरी से हमें रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए चलिए तो हम जैसे अभी जितना भी हम लोग अभिलेख पढ़े हैं उसका मैं एक आकृति बना देता हूँ लिख करके। अब उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आप लाइन लाइन पढ़ लीजिएगा, है ना, जैसा आपका मन हो। चलिए लिख देते हैं हम। और एक बात जरूरी है कि अगर आपको इसकी नोट्स भी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, है ना। वहाँ पे आपको इसकी नोट्स भी दिया जाएगा लूसेंट की, है ना। चलिए तो हम लोग महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में ड्रॉ कर लेते हैं। महत्वपूर्ण अभिलेख, महत्वपूर्ण अभिलेख। ठीक है, तो अभिलेख है और शासक है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अभिलेख है हमारा। ठीक है, यहाँ हम शासक लिख लेते हैं। तो पहला हमारा अभिलेख कौन सा है? पहला हमारा हाथी गुम्फा अभिलेख है। ठीक है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें किस चीज की जानकारी मिलती है? भारतवर्ष का जिक्र हुआ था हाथी गुम्फा अभिलेख में, है ना। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में हमें मिला था। तो हाथी गुम्फा अभिलेख, चलिए लिख लेते हैं। पहला है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख, तो ये किस शासक में हुआ था? ये शासक में मिले थे कलिंग राज खारवेल, है ना। कलिंग राज खारवेल इनके शासन काल में मिला था। कलिंग राज खारवेल, कलिंग राज खारवेल। दूसरा हमारा होता है जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है हमारा, ये भी कई बार पूछा गया है। जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख ये किस शासक में मिला है हम लोगों को? रुद्रदामन थे उस समय शासक जिस समय ये अभिलेख मिला है ना, रुद्रदामन। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख हमें रुद्रदामन शासक से मिला है। फिर आता है नासिक अभिलेख, है ना। तो तीसरा है हमारा कौन सा? तीसरा है हमारा नासिक अभिलेख। तीसरा हमारा नासिक अभिलेख है जो बलश्री, है ना। उस समय शासक कौन थे हमारे? उस समय थे बलश्री, जिस समय ये अभिलेख मिला है। तो चौथा हमारा है प्रयाग स्तंभ लेख। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है, ये सारे आपको याद करने हैं, है ना। प्रयाग स्तंभ लेख, ठीक है। प्रयाग स्तंभ लेख हमें किस शासन काल में मिला है? तो समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त के शासन काल में ये लेख मिला है। ठीक है, समुद्रगुप्त। तो छठा हमारा है ऐहोल अभिलेख, है ना। छठा है ऐहोल, है ना, ऐहोल अभिलेख। छठा हमारा है ऐहोल अभिलेख जो हमें मिला है पुलकेशिन सेकंड के शासनकाल में, है ना, पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन सेकंड। फिर अगला आता है मंदसौर अभिलेख। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। मंदसौर अभिलेख, ठीक, मंदसौर अभिलेख ये हमें मालवा नरेश यशोवर्मन के शासनकाल में मिला है। मालवा नरेश यशोवर्मन, आप नोट्स बना लीजिएगा ये, है ना, मालवा नरेश यशोवर्मन। ठीक है, अगला अभिलेख है ग्वालियर अभिलेख। ठीक है, अगला है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख,
ये किसके शासन काल में मिला है? तो ये मिला है प्रतिहार नरेश भोज। ठीक, किसके? प्रतिहार नरेश भोज। ठीक है, प्रतिहार नरेश भोज। ठीक है, अगला है भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, दोनों एक ही नाम है, भीतरी एवं जूनागढ़, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। अभिलेख। ठीक है, तो ये हमें कहाँ मिला है? ये मिला है स्कंद गुप्त के शासनकाल में, है ना। किसके? स्कंद गुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंद गुप्त, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक थे। फिर अगला आता है देवपाड़ा अभिलेख। ठीक है, अगला है हमारा देवपाड़ा अभिलेख। ठीक है, अगला है हमारा देवपाड़ा अभिलेख। ये हमें मिले हैं बंगाल शासक विजय से, है ना। ये बंगाल के शासक थे, बंगाल शासक विजय सेन। ठीक है, बंगाल शासक विजय सेन। तो ये हमारे इतने इम्पोर्टेंट अभिलेख हैं, ठीक है, जिनको आपको पढ़ना है एक लाइन में, है ना। वन लाइनर में दिया है आपको, इसके कहाँ कौन शासक थे, ठीक है, ये आपको दिया है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो, या फिर इसको नोट कर लीजिए, इसका आपका मन। ठीक है, चलिए। और मैं बता दूं कि इसकी एक ट्रिक है याद करने की, तो मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर बताऊंगा। ठीक है, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं जब बना लूँगा तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। ठीक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा आराम से। तो ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, सारे इम्पोर्टेंट हैं, कई बार पूछे भी गए हैं कई परीक्षा में। नोट हो गया? चलिए, हमारा ये अब अभिलेख के बारे में हुआ। तो अब हम देखते हैं कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो अभिलेखों का अध्ययन, ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने ऋग्वेद में पढ़ा था ना, तो ऋग्वेद के पढ़ने वालों को हम लोग होते कहते हैं। तो उसी तरह ये अभिलेखों का अध्ययन हम लोगों का एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पे शैली आती है मंदिरों की। ठीक है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत की मंदिरों की शैली पर हमको चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली थी, और दक्षिण भारत में मंदिरों की निर्माण की शैली कौन सी थी? वो द्रविड़ शैली थी। ठीक है, ठीक है। तो उत्तर भारत में मंदिरों की कला शैली कौन सी थी? नागर शैली थी। उत्तर भारत, उत्तर भारत में मंदिरों के कला की शैली कौन थी? नागर शैली। ठीक है, नागर शैली। और दक्षिण भारत में मंदिरों के निर्माण की शैली हमारी द्रविड़ शैली थी। ठीक है, दक्षिण भारत में कौन सी थी? द्रविड़ शैली। ठीक है, द्रविड़ शैली थी। और इन दोनों शैलियों के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? इन दोनों शैलियों के मिश्रण को हम लोग कहते हैं वैशर शैली। ठीक है, ये दोनों शैली में होते हैं, वैशर शैली इन दोनों के मिश्रण को कहते हैं। ठीक है, तो पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। इसमें प्रमुख 4 मंदिर सहायक मंदिरों से घिरे होते हैं। ठीक है, पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से ठीक है संबंधित है। इसमें 4 मुख्य मंदिर होते हैं, पंचायतन मंदिर के उदाहरण हैं। हाँ, तो यहाँ देखिए आप लोग। ठीक है, जो ये वैशर शैली है हमारी, है ना, इसमें हमारा क्या है?
तो इसमें हमारा एक मंदिर होता है, ठीक है। तो उस मंदिर में, ठीक है, उस जैसे हमारे यहाँ पे एक मंदिर है मेन, उसके चारों तरफ चारों मंदिर होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे एक मंदिर है ना, तो इसके चारों तरफ भी एक यहाँ पे अलग अलग मंदिर होंगे। बीच में हमारा जो है मेन मंदिर होगा ये, है ना। आप लोग इसको देखे होंगे कभी। और इस तरह के मंदिर जो हैं हम लोगों को खजुराहो में मिलते हैं, महादेव मंदिर है हमारा, ठीक है। भुवनेश्वर में मिलते हैं, वहाँ ब्रह्मेश्वर मंदिर है। देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, वहाँ हमारे दशावतार मंदिर मिलते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि वैष्णव शैली में हमारा बीच में एक मेन मंदिर होता है जिसके चारों तरफ अलग अलग मंदिर होते हैं, ठीक है, ऐसे देखने के लिए, ठीक है। और इस मंदिर का एक हमें उदाहरण ले लेते हैं कि ये मंदिर का एक उदाहरण हमें जो है खजुराहो में मिलता है। कौन सा है? कंदारिया मंदिर महादेव, है ना, कंदारिया महादेव मंदिर, कंदारिया महादेव मंदिर, ठीक है। कंदारिया महादेव मंदिर हमें मिलता है। ये कहाँ आता है? ये आता है खजुराहो में, जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। खजुराहो जो है मध्य प्रदेश में है। और इसी मंदिर में इस तरह है कि बीच में एक मेन मंदिर और चारों तरफ अलग अलग मंदिर है। ये हमारे वैष्णव शैली में आता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया आप लोगों का। तो इतनी मेहनत करके, है ना, इतनी मेहनत करके आप तो और ज़्यादा मेहनत किए होंगे क्योंकि सब्सक्राइब नहीं किए होंगे अभी तक। तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, है ना। कमेंट करके बताइए कि वीडियो को कैसा लगा। और अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है ना, अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया वीडियो के अंदर, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। विराट सने केवन के आईडी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना। सारे मेहनत वाले काम देखिए आप ही लोग करते हैं, हम तो करते नहीं हैं, है ना। तो अब ये आप लोगों का प्राचीन भारत समाप्त होता है, ठीक है। प्राचीन भारत में लोग के 4 थे, है ना। प्राचीन भारत में 4 हमारे टॉपिक थे। कौन कौन से थे? हमारे हमारे जो है धर्म ग्रंथ थे, ऐतिहासिक ग्रंथ थे, विदेशी का विवरण था और पुरातन संबंधी साहित्य था प्राचीन भारत में, ठीक है। तो अब प्राचीन भारत हमारा समाप्त होता है। अगला हमारा सेकंड, ठीक है, अगला हमारा सेकंड कौन सा होगा? अगला हमारा होगा प्रगतिहासिक काल, ठीक है। प्रगतिहासिक काल ये हमारा अगली वीडियो का टॉपिक होगा, प्रगतिहासिक काल, ठीक है। तो प्रगतिहासिक काल में वही 9 पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल, आग की खोज, पत्थर की खोज, यही सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए, धन्यवाद।